सोचिए, अभी इस पल आपकी जिंदगी में जो लोग हैं, दोस्त, रिश्तेदार, ऑफिस के लोग या आपका पार्टनर, उनमें से कोई एक ऐसा हो सकता है जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता हो, लेकिन अंदर से आपके दिमाग के साथ खेल रहा हो। वह जोर से नहीं बोलेगा, वह गुस्सा नहीं दिखाएगा, वह आपको धमकाएगा भी नहीं। वह बस मुस्कुराएगा, आपकी बात मानेगा और धीरे धीरे आपकी सोच बदल देगा। शुरू में वह आपको खास महसूस कराएगा, आपकी तारीफ करेगा, आपको लगेगा ये इंसान तो मुझे सबसे ज्यादा समझता है। लेकिन कुछ समय बाद आप नोटिस करेंगे, आप खुद पर शक करने लगे हैं। आप अपनी ही यादों पर भरोसा नहीं कर पा रहे। आपको हर बात में बिना वजह अपराध बोध महसूस हो रहा है। और तब एक दिन आप खुद से पूछेंगे, गलती मुझ में है या किसी और ने मुझे ऐसा बना दिया है? यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि असली खतरनाक लोग आपको मारते नहीं हैं, वे आपको कंट्रोल करते हैं। वे आपकी पहचान तोड़ते हैं और सबसे पहले आपकी हकीकत चुरा लेते हैं। और सबसे डरावनी सच्चाई ये है, ये लोग राक्षस जैसे नहीं दिखते, ये बिल्कुल हमारी तरह दिखते हैं। बस फर्क इतना होता है, इनके पास अंतरात्मा नहीं होती। चैप्टर 1, द नार्सिसिस्ट। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो पहली मुलाकात में आपको दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इंसान महसूस कराता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आपको एहसास होता है कि उसके लिए आपके अस्तित्व की कोई कीमत नहीं है। जो नवारो अपनी किताब डेंजरस पर्सनैलिटीज के पहले अध्याय में हमें नार्सिसिस्ट यानी आत्ममुग्ध व्यक्तित्व के अंधेरे गलियारों में ले जाते हैं। यह कोई साधारण घमंड नहीं है, बल्कि एक ऐसा खतरनाक व्यवहार है जो दूसरों की जिंदगी तबाह करने की ताकत रखता है। एक नार्सिसिस्ट के लिए पूरी कायनात का केंद्र वह खुद होता है। उसे लगता है कि वह दूसरों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ, बुद्धिमान और खास है। इस अध्याय में नवारो स्पष्ट करते हैं कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति के भीतर सहानुभूति का पूरी तरह अभाव होता है। वे यह समझने में असमर्थ होते हैं कि उनके शब्द या उनके कृत्य दूसरों को कितनी गहरी मानसिक चोट पहुंचा रहे हैं। उनके लिए लोग केवल प्यादे की तरह होते हैं, जिन्हें वे अपनी जरूरतों और अपनी शान बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो नवारो बताते हैं कि नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी पहचान उनका बेइंतहा अहंकार और विशेष अधिकारों की मांग करना है। उन्हें लगता है कि दुनिया के सारे नियम दूसरों के लिए हैं और वे इन नियमों से ऊपर हैं। अगर उन्हें कतार में खड़िधा होना पड़े या कोई उन्हें उनकी गलती बता दे तो वे इसे अपना अपमान समझते हैं। उनका गुस्सा ठंडा और गणनात्मक हो सकता है या फिर ज्वालामुखी की तरह अचानक फट सकता है। वे अक्सर दूसरों की सफलताओं को नीचा दिखाते हैं ताकि खुद को बद्धा साबित कर सकें। एक नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ते में रहना किसी अंतहीन रेगिस्तान में चलने जैसा है, जहां आप अपनी तरफ से सब कुछ देते जाते हैं, लेकिन बदले में आपको केवल खालीपन और आलोचना मिलती है। वे हेरफेर करने में माहिर होते हैं और अक्सर गैसलाइटिंग का सहारा लेते हैं, जिससे आपको अपनी ही याददाश्त और समझ पर शक होने लगता है। वे आपको यकीन दिला देंगे कि हर समस्या की JDDDH आप ही हैं। लेखक चेतावनी देते हैं कि एक नार्सिसिस्ट कभी अपनी गलती नहीं मानता और न ही वह कभी बदलने की इच्छा रखता है। उनके लिए खुद को बदलना नामुमकिन सा होता है, क्योंकि उनकी नजर में वे पहले से ही पूर्ण हैं। वे अपनी असफलताओं का दोष हमेशा किसी और के सिर मरते हैं। जो नवारो यहाँ कुछ गंभीर चेतावनी भरे संकेतों की बात करते हैं, जैसे कि दूसरों का शोषण करना, लगातार तारीफ की भूख रखना और छोटी सी बात पर भी ईर्ष्या करना। वे आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे कुतर कर खत्म कर देते हैं। जब तक आप उनके काम आ रहे हैं वे आपको अपना दोस्त मानेंगे, लेकिन जैसे ही आप अपनी सीमाएं तय करेंगे या उन्हें आईना दिखाएंगे, वे आपको अपना दुश्मन बना लेंगे। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथों में है। जो नवारो कहते हैं कि एक नार्सिसिस्ट को सुधारने की कोशिश करना एक ऐसी लड़ाई है जिसे आप कभी नहीं जीत सकते। आपकी भलाई इसी में है कि आप उनके असली चेहरे को पहचानें और उनसे भावनात्मक दूरी बना लें। उनके साथ बहस करना या उन्हें तर्क देना बेकार है, क्योंकि वे केवल वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। अपनी मानसिक शांति को बचाने के लिए आपको यह स्वीकार करना होगा कि वह व्यक्ति वैसा ही है और आपको खुद को उस जहरीले प्रभाव से बाहर निकालना होगा। एक नार्सिसिस्ट की चमक धमक वाली बाहरी परत के पीछे एक बेहद असुरक्षित और खतरनाक इंसान छिपा होता है, जिससे समय रहते दूरी बना लेना ही समझदारी है। क्या आप अगले चैप्टर का नाम बताना चाहेंगे ताकि मैं उसकी स्क्रिप्ट तैयार कर सकूं?
चैप्टर 2, द मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट। जो नवारो के अनुसार मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट पिछले अध्याय में बताए गए साधारण नार्सिसिस्ट से कई गुना ज्यादा खतरनाक और घातक होते हैं। अगर एक सामान्य नार्सिसिस्ट केवल अपनी तारीफ और ध्यान चाहता है, तो मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट को दूसरों पर पूर्ण नियंत्रण रखने और उन्हें मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने में एक अजीब तरह का आनंद आता है। यह व्यक्तित्व केवल घमंडी नहीं है, बल्कि इसमें असामाजिक व्यवहार, अत्यधिक आक्रामकता और कभी-कभी क्रूरता का गहरा मिश्रण होता है। जो नवारो इन्हें द प्रीडेटर यानी शिकारी की संज्ञा देते हैं, क्योंकि उनकी नजर में बाकी सभी इंसान केवल उनके उद्देश्यों को पूरा करने के साधन या शिकार मात्र हैं। उनके भीतर पछतावे, ग्लानि या करुणा का नामो निशान नहीं होता। वे जो भी विनाश करते हैं उसे वे अपना अधिकार समझते हैं और कभी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि एक मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी पहचान उनकी आदतन झूठ बोलने की प्रवृत्ति और दूसरों को गुमराह करने की अद्भुत कला है। वे बहुत ही शातिर तरीके से झूठ का ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें सामने वाला व्यक्ति हमेशा उलझा और भ्रमित रहता है। वे समाज के नियमों, कानून और नैतिकता की रत्ती भर परवाह नहीं करते। उन्हें दृढ़ता से लगता है कि वे इन सभी सांसारिक बंधनों से ऊपर हैं। उनके लिए दूसरों की भावनाएं या दर्द कोई मायने नहीं रखते, बल्कि वे अक्सर दूसरों के दुख और लाचारी को अपनी जीत की तरह देखते हैं। यह एक ऐसा जहरीला व्यक्तित्व है जो आपके जीवन में प्रवेश करते ही उसे धीरे धीरे भीतर से खोखला करना शुरू कर देता है। वे अक्सर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने में माहिर होते हैं और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर अपने आसपास के माहौल को तनावपूर्ण बनाए रखते हैं। नवारो चेतावनी देते हैं कि इनके साथ किसी भी तरह की सुलह, तर्क या समझौता करना पूरी तरह असंभव है। जहां एक सामान्य इंसान अपनी गलती का एहसास होने पर दुखी होता है, वहीं मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट उस गलती का दोष दूसरों पर मरने के नए और क्रूर तरीके खोज निकालता है। उनकी ईर्ष्या और नफरत की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। यदि आप उनसे बेहतर प्रदर्शन करते हैं या उनके झूठ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वे आपको पूरी तरह बर्बाद करने की हद तक जा सकते हैं। वे प्रतिशोधी होते हैं और बदला लेने की भावना से हमेशा भरे रहते हैं। उनकी सोच में केवल जीत ही सब कुछ है और उस जीत को हासिल करने के लिए वे किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वे आपके चरित्र पर कीचड़े उछालेंगे, आपकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाएंगे और आपको हर संभव तरीके से प्रताड़ित करने की योजना बनाएंगे। जो नवारो इस अध्याय के जरिए हमें यह समझाना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के सामने अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करना व्यर्थ है, क्योंकि वे आपकी संवेदनशीलता को ही आपके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। लेखक का मानना है कि मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट के व्यवहार का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वे खुद को कभी गलत या बीमार नहीं मानते। ऐसी स्थिति में आपकी सुरक्षा केवल उनसे दूरी बनाने में ही निहित है। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र या निजी जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो लगातार हेरफेर करता है, जिसमें सहानुभूति की भारी कमी है और जो दूसरों को नीचा दिखाकर शक्ति महसूस करता है, तो समझ लीजिए कि आप एक बेहद खतरनाक व्यक्तित्व के प्रभाव में हैं। अंत में नवारो हमें आगाह करते हैं कि अपनी सहज वृत्ति यानी अपनी गट फीलिंग पर हमेशा भरोसा करें। यदि आपका मन कहता है कि कोई व्यक्ति संदिग्ध, डरावना या अत्यधिक चालाक है, तो उस संकेत को कभी नजरअंदाज न करें। मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट से बचने का एकमात्र तरीका है उनसे अपना नाता पूरी तरह तोड़ DDH लेना और अपनी व्यक्तिगत जानकारी को उनसे सुरक्षित रखना। इनके साथ रहकर आप केवल अपनी मानसिक शांति और अपना भविष्य ही दांव पर लगाएंगे। अपनी गरिमा और पहचान को बचाने के लिए इनसे कोसों दूर रहना ही सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय है। चैप्टर 3, द साइकोपैथिक नार्सिसिस्ट। कल्पना कीजिए एक ऐसे शिकारी की जो घने जंगलों में नहीं, बल्कि हमारे ही बीच सभ्य समाज में रहता है। वह आकर्षक हो सकता है, बेहद वाक्पटु हो सकता है और पहली नजर में आपको बहुत प्रभावशाली लग सकता है, लेकिन उसके भीतर एक गहरा और डरावना शून्य होता है। जो नवारो अपनी किताब के 3रे अध्याय में हमें साइकोपैथिक नार्सिसिस्ट से रूबरू कराते हैं। यह व्यक्तित्व पिछले दोनों प्रकारों से कहीं अधिक जटिल और खतरनाक है, क्योंकि इसमें नार्सिसिज्म के अहंकार के साथ साथ साइकोपैथी की संवेदनहीनता और विवेकहीनता का घातक मेल होता है। एक साइकोपैथिक नार्सिसिस्ट के लिए नैतिकता, नियम और कानून कोई मायने नहीं रखते।
उनके पास वह अंतरात्मा ही नहीं होती जो एक सामान्य इंसान को गलत काम करने से रोकती है या बुरा करने पर पछतावे का एहसास कराती है। नवारो इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि इस तरह के लोग बेहद परजीवी स्वभाव के होते हैं। वे मेहनत करने के बजाय दूसरों की मेहनत, संपत्ति और भावनाओं पर पलना पसंद करते हैं। उनके लिए रिश्ते केवल एक निवेश की तरह होते हैं जहां से वे कुछ हासिल कर सकें। जब तक आप उनके काम के हैं, वे आपके सबसे अच्छे दोस्त या प्रेमी होने का ढोंग करेंगे, लेकिन जैसे ही आपका उपयोग खत्म होगा, वे आपको बिना किसी हिचकिचाहट के कचरे की तरह फेंक देंगे। उनके व्यवहार में एक अजीब तरह की ठंडक होती है। वे अपनी सुख सुविधाओं और रोमांच के लिए बड्ढे से बद्धा जोखिम ले सकते हैं, फिर चाहे उसमें दूसरों की जान ही जोखिम में क्यों न पड़ जाए। वे आदतन अपराधी हो सकते हैं या फिर सफेद पोश ठग जो बड़ी ही चतुराई से लोगों का विश्वास जीतकर उन्हें बर्बाद कर देते हैं। लेखक बताते हैं कि एक साइकोपैथिक नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी ताकत उनकी कृत्रिम आकर्षण क्षमता होती है। वे जानते हैं कि समाज में अपनी जगह कैसे बनानी है और लोगों को कैसे प्रभावित करना है। वे आपकी कमजोरियों को भांपने में माहिर होते हैं और बड़ी ही बेरहमी से उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। उनके भीतर डर नाम की कोई चीज नहीं होती, जिससे वे अक्सर पकड़े जाने पर भी शांत और बेफिक्र दिख सकते हैं। वे झूठ बोलने में इतने माहिर होते हैं कि कई बार सच और झूठ के बीच का अंतर कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उनके लिए हेरफेर करना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि उनका स्वभाव है। वे किसी को दुखी देखकर सहानुभूति महसूस करने के बजाय उस स्थिति का लाभ उठाने की योजना बनाने लगते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी चेतावनी यह है कि साइकोपैथिक नार्सिसिस्ट को कभी सुधारा नहीं जा सकता। जो नवारो कहते हैं कि चिकित्सा या प्यार उन्हें नहीं बदल सकते, क्योंकि उनके मस्तिष्क की संरचना और भावनात्मक तंत्र दूसरों से बिल्कुल अलग होता है। वे पछतावा महसूस करने में असमर्थ होते हैं। उनके साथ बिताया गया हर पल आपको एक ऐसे जाल में उलझाता जाता है जिससे निकलना समय के साथ और भी कठिन हो जाता है। वे आपकी भावनात्मक ऊर्जा, आपका पैसा और आपकी मानसिक शांति को पूरी तरह सोख लेते हैं। नवारो हमें यह समझने पर जोर देते हैं कि अपनी सुरक्षा का एकमात्र तरीका इन लोगों को पहचानना और इनसे पूरी तरह कट जाना है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं जो लगातार नियमों को तोड़ता है, जिसके पास कोई स्थायी अंतरात्मा नहीं है, जो दूसरों को केवल वस्तु समझता है और जिसमें पश्चातावे का अभाव है, तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व से अपनी दूरी बनाना ही आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी। साइकोपैथिक नार्सिसिस्ट के साथ रहना एक ऐसे युद्ध के समान है जिसे आप कभी नहीं जीत सकते, इसलिए मैदान छोड़ देना ही सबसे समझदारी भरा कदम है। चैप्टर 4 द प्रेडेटर। जो नवारो अपनी किताब के चौथे अध्याय में हमें उस व्यक्तित्व से रूबरू कराते हैं जिसे वे द प्रीडेटर यानी शिकारी कहते हैं। यह श्रेणी पिछले सभी खतरनाक व्यक्तित्वों में सबसे अधिक भयावह और घातक मानी गई है। एक प्रीडेटर का मुख्य उद्देश्य केवल अपनी आदिम इच्छाओं की पूर्ति करना होता है, चाहे इसके लिए उसे किसी की जान लेनी पड़े, किसी को आर्थिक रूप से तबाह करना पड़े या किसी का गरिमापूर्ण जीवन पूरी तरह बर्बाद करना पड़े। उनके लिए दूसरे इंसान भावनाओं वाले जीव नहीं, बल्कि केवल शिकार या उपभोग की वस्तुएं हैं। जहां एक नार्सिसिस्ट को आपकी प्रशंसा की जरूरत होती है, वहीं एक प्रीडेटर को आपकी कमजोरी की तलाश होती है ताकि वे आप पर प्रहार कर सके। वे समाज में पूरी तरह घुल मिल कर रहते हैं और अक्सर एक बहुत ही सामान्य, विनम्र या आकर्षक मुखौटा पहनकर घूमते हैं, जिससे उन्हें पहचानना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। एक शिकारी की सबसे बड़ी पहचान उसकी पूर्ण संवेदनहीनता है। वे किसी का दर्द महसूस नहीं कर सकते क्योंकि उनके भीतर करुणा का कोई स्थान नहीं होता। वे बहुत ही ठंडे दिमाग और सोची समझी रणनीति से अपनी योजनाओं को अंजाम देते हैं। वे लगातार अपने आसपास के लोगों का निरीक्षण करते हैं और यह देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा असुरक्षित है, कौन अकेला है या कौन बहुत ज्यादा भरोसेमंद और दयालु है। वे उस व्यक्ति का विश्वास जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और उसे यह महसूस कराते हैं कि वे उसके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। लेकिन इस बनावटी आकर्षण के पीछे केवल एक ही काला मकसद छिपा होता है और वह है शोषण। वे नियमों और कानूनों को केवल दूसरों के लिए मानते हैं और उन्हें कुचलने में एक अजीब तरह की शक्ति महसूस करते हैं। उनके लिए किसी को नुकसान पहुंचाना एक खेल की तरह है, जिसमें उन्हें दूसरों पर हावी होने
और उन्हें नियंत्रित करने में परम सुख मिलता है। नवारो स्पष्ट करते हैं कि प्रीडेटर केवल हिंसक अपराधी या बलात्कारी ही नहीं होते, बल्कि वे सफेदपोश अपराधी, वित्तीय ठग, भ्रष्ट राजनेता या धोखेबाज प्रेमी के रूप में भी हो सकते हैं। वे आपकी हर कीमती चीज, चाहे वह आपकी मेहनत की कमाई हो, आपका सामाजिक सम्मान हो या आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा, उसे छीनने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। उनके मन में अपने किए के प्रति कभी रत्ती भर भी पछतावा नहीं होता। यदि वे कभी पकड़े भी जाते हैं तो वे बड़ी ही निर्लज्जता से खुद को ही तंत्र का पिद्धित दिखाने की कोशिश करते हैं। वे भावनाओं का अभिनय करने में इतने निपुण होते हैं कि कई बार अनुभवी लोग भी उनके झांसे में आ जाते हैं। उनकी नजर में दुनिया एक क्रूर जंगल है जहां केवल ताकतवर को जीने का हक है, और वे खुद को उस जंगल का सबसे बड़ा और चतुर शिकारी मानते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें अपनी सुरक्षा के प्रति कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। जो नवारो कहते हैं कि एक प्रीडेटर की फितरत कभी नहीं बदलती, उनकी मानसिक बनावट ही ऐसी होती है कि वे समाज के लिए हमेशा एक सक्रिय खतरा बने रहते हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति के व्यवहार में अतिशय चालाकी, संवेदनहीनता या दूसरों के अधिकारों को कुचलने की प्रवृत्ति दिखे, तो बिना समय गंवाए उनसे नाता तोड़ डाल लेना ही एकमात्र विकल्प है। वे आपकी शिष्टता और सहयोग की भावना का हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनके सामने अपनी सीमाएं पत्थर की लकीर की तरह सख्त रखना अनिवार्य है। अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना सीखें। यदि आपका मन कहता है कि कुछ गलत है, तो वह अक्सर सही होता है। एक शिकारी से बचने का सबसे प्रभावी तरीका यही है कि आप खुद को कभी भी शिकार की स्थिति में न आने दें और उनसे कोसों दूर रहें। चैप्टर 5, द सेक्सुअल प्रेडेटर। जो नवारो अपनी पुस्तक के 5वें अध्याय में एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं जो समाज के सबसे अंधेरे और संवेदनशील हिस्से से जुड़ा है, द सेक्सुअल प्रीडेटर। यह व्यक्तित्व केवल शारीरिक इच्छाओं से प्रेरित नहीं होता, बल्कि इसके मूल में शक्ति, नियंत्रण और दूसरों को वस्तु समझने की एक विकृत मानसिकता होती है। एक यौन शिकारी के लिए दूसरा इंसान भावनाओं या अधिकारों वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि केवल उनकी कामुक इच्छाओं की पूर्ति का एक जरिया मात्र है। नवारो स्पष्ट करते हैं कि ये लोग अक्सर समाज में बहुत ही सम्मानित और भरोसेमंद चेहरों के पीछे छिपे होते हैं। वे आपके पड़ोसी, शिक्षक, कोच या परिवार के करीबी मित्र भी हो सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका वह मुखौटा है जिससे वे लोगों का विश्वास जीतते हैं और फिर उसी विश्वास का इस्तेमाल अपने शिकार को जाल में फंसाने के लिए करते हैं। इस अध्याय में लेखक ग्रूमिंग यानी शिकार को तैयार करने की प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं। एक यौन शिकारी सीधे हमला करने के बजाय बहुत ही धैर्य और चालाकी से अपना रास्ता बनाता है। वे पहले अपने शिकार की कमजोरियों, अकेलापन या भावनात्मक जरूरतों को पहचानते हैं। इसके बाद वे अत्यधिक ध्यान देकर, उपहार देकर या विशेष मदद का दिखावा करके उस व्यक्ति और उसके परिवार का भरोसा जीतते हैं। वे धीरे धीरे सीमाओं को लांघना शुरू करते हैं और यह परखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कितना विरोध करता है। वे अक्सर ऐसे लोगों को चुनते हैं जो चुप रहने वाले हों या जिन पर उनका प्रभाव आसानी से पड़ी सके। उनके लिए किसी की सहमति मायने नहीं रखती। उनके भीतर यह गहरा भ्रम होता है कि वे जिसे चाहें, जैसे चाहें इस्तेमाल करने के हकदार हैं। नवारो चेतावनी देते हैं कि इन शिकारियों के पास बहाने बनाने और अपनी गलती को सही ठहराने की अद्भुत क्षमता होती है। यदि वे कभी पकड़े जाते हैं तो वे पीड़ित को ही दोषी ठहराने या पूरी घटना को आपसी सहमति का रंग देने की कोशिश करते हैं। उनके मन में अपने कृत्यों के लिए कोई पछतावा या शर्म नहीं होती। वे अक्सर बार बार अपराध करने वाले लोग होते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों की गरिमा को कुचलने में एक मानसिक संतुष्टि मिलती है। वे शक्ति के असंतुलन का फायदा उठाते हैं और अक्सर अपने ओहदे या उम्र का इस्तेमाल पीड़ित को डराने या चुप रखने के लिए करते हैं। उनके शिकार अक्सर लंबे समय तक सदमे और आत्मग्लानि में रहते हैं, जबकि शिकारी बिना किसी मलाल के अपने अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ डसता है। अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें खतरे के संकेतों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो नवारो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है, बहुत ज्यादा व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा है या बच्चों और कमजोर लोगों के साथ अकेले में रहने की कोशिश कर रहा है, तो यह खतरे की घंटी है। अपनी सहज बुद्धि या अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना अनिवार्य है। ऐसे व्यक्तित्व को सुधारने की उम्मीद करना
मूर्खता है, क्योंकि उनकी समस्या उनके चरित्र की गहराई में बसी होती है। आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा तभी संभव है जब आप इन संकेतों को पहचानें, सख्त सीमाएं तय करें और संदिग्ध व्यक्तियों से पूरी तरह दूरी बना लें। एक यौन शिकारी का सबसे बड़ा हथियार खामोशी है, इसलिए सुरक्षा का पहला कदम है सजग रहना और सही समय पर आवाज उठाना। चैप्टर 6, द क्रिमिनल प्रेडेटर। जो नवारो अपनी किताब डेंजरस पर्सनैलिटीज के 6ठे अध्याय में हमें एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं जिसे वे द क्रिमिनल प्रीडेटर यानी आपराधिक शिकारी कहते हैं। यह व्यक्तित्व समाज के उन बुनियादी नियमों और कानूनों को पूरी तरह खारिज कर देता है जो हमें सुरक्षित रखते हैं। एक क्रिमिनल प्रीडेटर के लिए समाज का हर नियम केवल एक बाधा की तरह है जिसे वह अपनी सुविधा के लिए कभी भी तोड़ दे सकता है। वे केवल आदतन अपराधी नहीं होते, बल्कि उनका पूरा नजरिया ही असामाजिक होता है। वे ईमानदारी से मेहनत करने के बजाय दूसरों को ठगने, चोरी करने या हिंसा के माध्यम से अपनी इच्छाएं पूरी करने में विश्वास रखते हैं। उनके लिए दूसरे लोगों का श्रम और संपत्ति उनकी अपनी जागीर की तरह होती है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि एक आपराधिक शिकारी की सबसे बड़ी पहचान उसकी आदतन झूठ बोलने की प्रवृत्ति और कानून के प्रति पूर्ण अनादर है। वे अक्सर छोटे छोटे अपराधों से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे बड़े अपराधों की ओर बढ़ते हैं। उनके मन में किसी की जान या माल के प्रति कोई सम्मान नहीं होता। वे बहुत ही ठंडे दिमाग से अपने शिकार का चुनाव करते हैं और बड़ी ही बेरहमी से उसे आर्थिक या शारीरिक चोट पहुंचाते हैं। उनके व्यवहार में एक अजीब तरह का दुस्साहस होता है। वे पकड़े जाने के डर से ज्यादा इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वे कैसे व्यवस्था को मात दे सकते हैं। वे अक्सर यह तर्क देते हैं कि दुनिया में हर कोई बेईमान है या पीड़ित इसी के लायक था, जिससे उन्हें अपने अपराधों का पछतावा नहीं होता। नवारो इस अध्याय में बताते हैं कि क्रिमिनल प्रीडेटर अक्सर बहुत ही जोड़ा तोड़ा करने वाले और चतुर होते हैं। वे जानते हैं कि कैसे लोगों की सहानुभूति बटोरनी है और कैसे खुद को बेगुनाह साबित करना है। यदि वे किसी मुसीबत में फंसते हैं तो वे तुरंत दूसरों पर दोष मढ़ने या परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराने की कला में माहिर होते हैं। उनके भीतर अंतरात्मा की वह आवाज शांत होती है जो हमें गलत काम करने से रोकती है। वे जोखिम लेने के शौकीन होते हैं और अक्सर उत्तेजना की तलाश में ऐसे काम करते हैं जो दूसरों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। वे समाज के लिए एक परजीवी की तरह होते हैं जो व्यवस्था को केवल नुकसान पहुंचाते हैं और अपनी सुख सुविधाओं के लिए किसी का भी बलिदान दे सकते हैं। इस अध्याय का सबसे अहम सबक यह है कि हमें कभी भी एक अपराधी की मजबूरी या बहानों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। जो नवारो चेतावनी देते हैं कि ऐसे लोगों को सुधारने का प्रयास करना अक्सर खतरनाक साबित होता है, क्योंकि उनका आपराधिक व्यवहार उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका होता है। वे दया और उदारता को कमजोरी मानते हैं और उसका उपयोग आपके ही खिलाफ करते हैं। सुरक्षा का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप उनके साथ किसी भी तरह के लेन देन या संबंध से बचें। यदि आपको किसी व्यक्ति के इतिहास में लगातार कानून तोड़ने या दूसरों का शोषण करने की आदत दिखे तो उससे तुरंत दूरी बना लें। अंत में नवारो हमें यह समझाते हैं कि आपराधिक शिकारी से बचने के लिए सजगता और सीमाओं का होना बहुत जरूरी है। अपनी संपत्ति, अपनी जानकारी और अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना ही एकमात्र रक्षा कवच है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारी मेहनत और शांति को पल भर में नष्ट कर सकते हैं। इसलिए उनकी पहचान करना और उनसे खुद को सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। अपराधियों के आकर्षक मुकुटों या झूठी कहानियों के पीछे छिपी उनकी हिंसक और शोषक प्रवृत्ति को पहचानना ही जीवन की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। चैप्टर 7, द पैरानॉइड। कल्पना कीजिए एक ऐसे जीवन की जहां हर मुस्कुराहट के पीछे एक षड्यंत्र नजर आता है और हर साधारण सी बात एक गहरी साजिश लगती है। जो नवारो अपनी किताब के 7वें अध्याय में हमें द पैरानॉइड यानी अत्यधिक शकी और संदेही व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। यह कोई साधारण सावधानी या सतर्कता नहीं है, बल्कि एक ऐसा मानसिक ढांचा है जहां अविश्वास ही जीवन का आधार होता है। एक पैरानॉइड व्यक्ति हमेशा इस बात को लेकर आश्वस्त रहता है कि लोग उसे नुकसान पहुंचाने, उसे धोखा देने या उसे नीचा दिखाने की योजना बना रहे हैं। उनके लिए दुनिया एक सुरक्षित जगह नहीं, बल्कि एक युद्ध क्षेत्र है जहां हर कोई उनका दुश्मन हो सकता है। उनके भीतर यह डर इतना गहरा होता है
कि वे किसी पर भी, यहां तक कि अपने सबसे करीबियों पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाते। इस अध्याय में नवारो स्पष्ट करते हैं कि पैरानॉयड व्यक्तित्व वाले लोग अत्यंत संवेदनशील और सतर्क होते हैं। वे हर छोटी बात का गहरा और नकारात्मक अर्थ निकालते हैं। यदि आप उन्हें किसी काम के लिए टोक दें, उनसे कोई छोटा सा मजाक कर लें या किसी दिन उन्हें देखकर मुस्कुराना भूल जाएं, तो वे इसे एक बहुत बड़े अपमान या हमले की तरह देखते हैं। वे कभी भूलते नहीं हैं और न ही कभी माफ करते हैं। जो नवारो इन्हें इनजस्टिस कलेक्टर कहते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने साथ हुए हर छोटे बड़े वास्तविक या काल्पनिक अन्याय की एक लंबी सूची अपने दिमाग में रखते हैं। वे बरसों पुरानी बातों को याद रखकर बैठे रहते हैं और सही समय आने पर उसका बदला लेने की ताक में रहते हैं। उनके साथ रहना या काम करना जलते हुए कोयलों पर चलने जैसा है, जहां आपको हर वक्त अपनी बातों और हरकतों को लेकर सावधान रहना पड़ता है। पैरानॉयड व्यक्ति के रिश्तों में भरोसे की कोई जगह नहीं होती। वे अक्सर अपने जीवन साथी, दोस्तों या सहकर्मियों पर शक करते हैं कि वे उनके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं या उनके प्रति वफादार नहीं हैं। वे लगातार ऐसे सबूतों की तलाश में रहते हैं जो उनकी शंकाओं को सच साबित कर सकें। उनकी यह असुरक्षा उन्हें बेहद नियंत्रणकारी और कभी-कभी डरावना बना देती है। नवारो चेतावनी देते हैं कि यह व्यक्तित्व इसलिए खतरनाक है क्योंकि अपनी सुरक्षा के नाम पर ये लोग अक्सर दूसरों पर पहले हमला करने में विश्वास रखते हैं। उन्हें लगता है कि इससे पहले कि कोई उन्हें चोट पहुंचाए, उन्हें खुद हमला कर देना चाहिए। लेखक बताते हैं कि एक पैरानॉयड व्यक्ति को तर्क या लॉजिक से समझाना लगभग नामुमकिन है। आप उन्हें जितना ज्यादा यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि आपकी कोई बुरी नीयत नहीं है, उनका शक आप पर उतना ही गहराता जाएगा। उन्हें लगेगा कि आप बहुत ज्यादा अच्छे बनकर या सफाई देकर उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए अविश्वास एक रक्षा कवच की तरह है, जिसे वे कभी नहीं छोड़ देना चाहते। उनके साथ रहने से आपकी मानसिक शांति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूरी तरह खत्म हो सकती है, क्योंकि वे आपको अपने अविश्वास और डर के जाल में कैद कर लेते हैं। इस अध्याय का सबसे जरूरी संदेश यह है कि अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे व्यक्तित्व को समय रहते पहचानना अनिवार्य है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं जो लगातार साजिशों की बातें करता है, जो कभी किसी पर भरोसा नहीं करता और जो छोटी छोटी बातों पर हिंसक या अत्यधिक क्रोधित हो जाता है, तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। उनसे बहस करना या उन्हें यह यकीन दिलाना कि दुनिया अच्छी है केवल आपकी ऊर्जा को बर्बाद करेगा। अपनी सुरक्षा के लिए उनसे उचित दूरी बनाए रखना और अपनी निजी जानकारी को उनसे गोपनीय रखना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम है। याद रखिए, उनकी शंकाओं का कारण आप नहीं हैं, बल्कि उनका अपना अस्थिर मानसिक ढांचा है, जिससे खुद को बचाना ही आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। चैप्टर 8 द फैनेटिकल पैरानॉइड। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो न केवल हर बात पर शक करता है, बल्कि उसने अपने इसी अविश्वास और डर को एक कट्टर विचारधारा या एक महान मिशन का रूप दे दिया है। जो नवारो अपनी किताब के 8वें अध्याय में हमें द फैनेटिक पैरानॉइड यानी कट्टरपंथी शकी व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। यह व्यक्तित्व पिछले अध्याय में बताए गए साधारण पैरानॉइड से कहीं अधिक सक्रिय और समाज के लिए कहीं ज्यादा बड़ा खतरा होता है। जहां एक सामान्य पैरानॉइड व्यक्ति केवल अपनी निजी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है, वहीं एक फनेटिक पैरानॉइड को लगता है कि उसे किसी बड़े समूह, सरकार या पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक वैचारिक युद्ध लड़ना है। उनके लिए दुनिया केवल हम और वे में बंटी होती है, जहां उनके अलावा हर कोई एक दुश्मन या षड्यंत्रकारी है। नवारो स्पष्ट करते हैं कि फनेटिक पैरानॉइड व्यक्ति अक्सर चरमपंथी विचारधाराओं, गहरी साजिशों की कहानियों और कट्टर धार्मिक या राजनीतिक समूहों की ओर आकर्षित होते हैं। वे पूरी तरह आश्वस्त होते हैं कि उनके पास वह परम सत्य है जिसे बाकी दुनिया देख नहीं पा रही है। वे समाज की मुख्य धारा से खुद को अलग कर लेते हैं और केवल उन्हीं लोगों के साथ संपर्क रखते हैं जो उनके जैसे ही कट्टर विचार रखते हों। उनके भीतर एक गहरी असुरक्षा और पीड़ित होने की भावना होती है, जिसे वे बड़ी चालाकी से शौर्य या न्याय की लड़ाई के पीछे छुपा लेते हैं। वे न केवल खुद शक की आग में जलते हैं, बल्कि वे सक्रिय रूप से दूसरों को भी डराने और उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं।
लेखक चेतावनी देते हैं कि यह व्यक्तित्व इसलिए सबसे ज्यादा डरावना है क्योंकि यह हिंसा को जायज ठहराने की ताकत रखता है। जब एक व्यक्ति को यह यकीन हो जाता है कि कोई संगठन या विचारधारा उसके अस्तित्व के लिए खतरा है, तो वह आत्मरक्षा के नाम पर किसी भी हद तक जा सकता है। ये लोग हथियारों को इकट्ठा करने, किलेबंदी करने या किसी हिंसक कृत्य की योजना बनाने में संकोच नहीं करते। जो नवारो इन्हें सोशल कैंसर कहते हैं, क्योंकि ये नफरत और अविश्वास को समाज की जड़ों तक ले जाते हैं। उनके लिए कानून या मानवीय संवेदनाएं कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका महान उद्देश्य इन सभी चीजों से ऊपर है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि इनसे संवाद करना लगभग असंभव होता है। यदि आप उन्हें कोई वैज्ञानिक तथ्य या तार्किक दलील देते हैं, तो वे उसे भी उसी साजिश का हिस्सा मान लेंगे जिसके खिलाफ वे लड़ रहे हैं। उनकी सोच का दायरा इतना बंद होता है कि उसमें किसी भी बाहरी या नए विचार के लिए कोई जगह नहीं होती। वे अक्सर बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपनी बातें रखते हैं, जिससे कमजोर दिमाग वाले लोग आसानी से उनके बहकावे में आ सकते हैं। वे अक्सर करिश्माई व्यक्तित्व वाले लग सकते हैं, लेकिन उनके इस आकर्षण के पीछे केवल विनाश और अराजकता की इच्छा छिपी होती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि कट्टरपंथी सोच और गहरे अविश्वास का यह मेल किसी भी सभ्य समाज के लिए घातक है। जो नवारो कहते हैं कि ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे वैचारिक या व्यक्तिगत स्तर पर दूरी बनाना ही अपनी सुरक्षा का एकमात्र उपाय है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो लगातार किसी खास समूह के प्रति नफरत फैला रहा है, जो किसी भी तरह के तर्क को मानने को तैयार नहीं है और जो अपने विचारों के लिए हिंसा का समर्थन करता है, तो समझ लीजिए कि आप एक फनेटिक पैरानॉइड के संपर्क में हैं। आपकी मानसिक शांति और सामाजिक सुरक्षा इसी में है कि आप उनके इस जहरीले प्रभाव से खुद को और अपने परिवार को दूर रखें। याद रखिए, उनके पास आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, बल्कि वे खुद समाज की एक बहुत बड़ी समस्या हैं। चैप्टर 9, द डिल्यूजनल पैरानॉइड। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो हकीकत की जमीन से पूरी तरह कट चुका है और अपनी ही एक काल्पनिक और डरावनी दुनिया में रहता है। वह व्यक्ति न केवल शक करता है, बल्कि वह ऐसे अटूट भ्रमों को पाल लेता है जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। जो नवारो अपनी किताब के 9वें अध्याय में हमें द डेल्यूशनल पैरानॉइड यानी भ्रमित शकी व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। यह पैरानोइया का सबसे चरम और खतरनाक रूप है, क्योंकि यहां व्यक्ति की सोच और सच्चाई के बीच की कड़ी रीडाठी पूरी तरह टूट चुकी होती है। उनके भ्रम इतने गहरे और पक्के होते हैं कि आप उन्हें दुनिया का कोई भी सबूत या तर्क दे दें, वे अपनी बात से टस से मस नहीं होते। उनके लिए उनकी कल्पना ही एकमात्र सत्य है, और जो कोई भी उसे चुनौती देता है वह उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। नवारो स्पष्ट करते हैं कि एक डेल्यूशनल पैरानॉइड व्यक्ति मुख्य रूप से 2 तरह के भ्रमों का शिकार हो सकता है। पहला है महानता का भ्रम, जहां उन्हें लगता है कि वे कोई बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनके पास कोई दैवीय शक्ति है या वे किसी गुप्त मिशन पर हैं। दूसरा और सबसे खतरनाक है प्रताड़ना का भ्रम, जिसमें उन्हें यकीन होता है कि कोई अदृश्य शक्ति, सरकार या कोई संगठन उन्हें मारने या बर्बाद करने के पीछे पड़ा है। उन्हें साधारण चीजों में भी षड्यंत्र नजर आता है, जैसे कि सड़क पर खड़ी एक कार, अखबार की कोई सुर्खी या टीवी पर चल रहा कोई विज्ञापन उनके लिए एक गुप्त संकेत हो सकता है। वे हर घटना को अपने उस काल्पनिक डर से जोड़ लेते हैं और लगातार एक काल्पनिक युद्ध लड़ते रहते हैं। लेखक चेतावनी देते हैं कि यह व्यक्तित्व इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इनका व्यवहार पूरी तरह अनिश्चित होता है। चूंकि उनकी वास्तविकता हमारी दुनिया से अलग है, इसलिए वे कब और क्यों हिंसक हो जाएंगे इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। वे खुद को बचाने के लिए किसी निर्दोष पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में वह निर्दोष व्यक्ति एक बहुत बड़ा हमलावर है। जो नवारो बताते हैं कि ऐसे लोग अक्सर बहुत ही अलग थलग रहते हैं और अपने आसपास सुरक्षा की कड़िड्ढी दीवारें बना लेते हैं। वे लगातार सतर्क रहते हैं और किसी भी अजनबी या यहां तक कि परिवार के सदस्यों को भी शक की निगाह से देखते हैं। उनके भीतर का डर इतना विशाल होता है कि वह उन्हें पूरी तरह नियंत्रित करता है। नवारो इस अध्याय में यह भी समझाते हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ संवाद करना या उन्हें सामान्य करने की कोशिश करना न केवल व्यर्थ है, बल्कि जोखिम भरा भी हो सकता है। यदि आप उनके भ्रम को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं,
तो वे आपको भी उसी बड्ढी साजिश का हिस्सा मान लेंगे जिससे वे डर रहे हैं। उनकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि वे सहानुभूति या प्रेम को भी एक चाल की तरह देखते हैं। वे अक्सर अपनी बातों को इतने यकीन के साथ कहते हैं कि कभी-कभी सुनने वाले को भी उनकी काल्पनिक दुनिया सच लगने लगती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि उनकी यह स्थिति एक गहरे मानसिक विकार का परिणाम है, जिसे केवल पेशेवर मदद से ही समझा जा सकता है। इस अध्याय का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश सुरक्षा है। जो नवारो कहते हैं कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं जो हकीकत से परे बातें करता है, जो लगातार किसी अदृश्य खतरे से डरा हुआ है और जो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार या हिंसा का सहारा ले सकता है, तो आपको तुरंत वहां से हट जाना चाहिए। आपकी पहली जिम्मेदारी अपनी और अपने परिवार की जान बचाना है। ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है, क्योंकि उनके भ्रम की दुनिया में किसी के लिए भी कोई जगह नहीं होती। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मानसिक अस्थिरता और गहरे शक का यह मेल किसी भी पल एक बड़ी तबाही का कारण बन सकता है। इसलिए सजग रहना और अपनी सीमाओं की रक्षा करना अनिवार्य है। चैप्टर 10, द इमोशनल प्रेडेटर। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसके साथ आपका रिश्ता किसी ऊंचे पहाड़ से गिरने और अचानक ऊपर उठने जैसा महसूस होता है। एक पल वह आपको दुनिया का सबसे प्यारा इंसान बताएगा और अगले ही पल वह आप पर ऐसे इल्जाम लगाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जो नवारो अपनी किताब के 10वें अध्याय में हमें द इमोशनल प्रीडेटर यानी भावनात्मक रूप से अस्थिर और शोषक व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। यह व्यक्तित्व अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है और अपनी इसी अस्थिरता को वह दूसरों को नियंत्रित करने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। उनके लिए भावनाएं कोई स्वाभाविक एहसास नहीं, बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें वे अपने आसपास के लोगों को फंसा कर रखते हैं। नवारो इन्हें इमोशनल रोलर कोस्टर कहते हैं, क्योंकि इनके साथ रहने वाला व्यक्ति हमेशा मानसिक रूप से थका हुआ और भ्रमित महसूस करता है। इस अध्याय में लेखक स्पष्ट करते हैं कि एक भावनात्मक शिकारी की सबसे बड़ी कमजोरी और उनका सबसे बड़ा हथियार अकेले रह जाने का डर होता है। उन्हें हमेशा यह लगता है कि लोग उन्हें छोड़कर चले जाएंगे या उन्हें नजरअंदाज कर देंगे। इसी डर के कारण वे अपने रिश्तों में बहुत ज्यादा अधिकार जमाने लगते हैं और सामने वाले की हर गतिविधि पर नजर रखने की कोशिश करते हैं। उनके लिए दुनिया काली या सफेद होती है, यानी या तो आप उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं या फिर उनके सबसे बड़े दुश्मन। उनके सोचने के तरीके में बीच का कोई रास्ता नहीं होता। जब वे खुश होते हैं तो वे आप पर प्यार की बौछार कर देंगे, लेकिन जरा सी अनबन होने पर वे आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और आपको दोषी महसूस कराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जो नवारो बताते हैं कि ऐसे लोगों के साथ रहना अंडों के छिलकों पर चलने जैसा है, जहां आपको हर पल यह डर सताता है कि आपकी कौन सी बात उन्हें नाराज कर देगी या उनके भीतर भावनाओं का तूफान खड़ा कर देगी। वे अक्सर संकट की स्थिति पैदा करते हैं ताकि सबका ध्यान उन पर बना रहे। वे आत्म विनाशकारी व्यवहार कर सकते हैं या खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे सकते हैं ताकि आप उन्हें छोड़कर ना जाएं। यह एक तरह की भावनात्मक ब्लैकमेलिंग है जिसका उद्देश्य केवल आपको अपने करीब बांधे रखना और आपको अपनी शर्तों पर चलाना होता है। वे आपकी सहानुभूति का फायदा उठाते हैं और आपको विश्वास दिला देते हैं कि उनकी हर समस्या और उनके हर दुख की जिम्मेदारी आपकी है। लेखक चेतावनी देते हैं कि एक भावनात्मक शिकारी की भूख कभी शांत नहीं होती। आप उनके लिए चाहे कितना भी त्याग कर लें, वह कभी उनके लिए काफी नहीं होता। वे आपकी ऊर्जा, आपकी खुशियां और आपकी मानसिक शांति को धीरे धीरे सोख लेते हैं। नवारो के अनुसार ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग अक्सर अपने बचपन के घावों या मानसिक अस्थिरता के शिकार होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उनके दुर्व्यवहार को सहना चाहिए। उनके साथ रहकर आप उन्हें सुधार नहीं सकते, क्योंकि उनकी समस्या की जड़ें बहुत गहरी होती हैं और उन्हें पेशेवर इलाज की जरूरत होती है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि आपको अपनी भावनात्मक सीमाओं को बहुत मजबूत रखना होगा। जो नवारो कहते हैं कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो आपको लगातार दोषी महसूस कराता है, जिसके मूड का कोई ठिकाना नहीं है और जो अपनी भावनाओं से आपको नियंत्रित करता है, तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। अपनी मानसिक शांति को बचाना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। भावनात्मक शिकारी से बचने का तरीका उनसे दूरी बनाना और उनकी इमरजेंसी या ड्रामा का हिस्सा बनने से इनकार करना है। यह अध्याय हमें यह समझने की शक्ति देता है कि प्रेम और सहानुभूति के नाम पर अपना शोषण न होने दें
और एक स्वस्थ स्थिर जीवन की दिशा में कदम बढ़ाएं। चैप्टर 11, द हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसके लिए पूरा जीवन एक थिएटर का मंच है और वह खुद उस मंच का एकमात्र सुपरस्टार। वह जहां भी जाता है चाहता है कि सबकी निगाहें सिर्फ उसी पर टिकी रहें। जो नवारो अपनी किताब के 11वें अध्याय में हमें हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी यानी अति नाटकीय व्यक्तित्व से परिचित कराते हैं। यह एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी पूरी ऊर्जा और अस्तित्व इस बात पर टिका होता है कि उसे दूसरों से कितनी तवज्जो या अटेंशन मिल रहा है। उनके लिए ध्यान आकर्षित करना कोई पसंद नहीं, बल्कि एक अनिवार्य जरूरत है। अगर उन्हें नजरअंदाज किया जाए तो वे इसे अपनी सबसे बड़ी हार और अपमान समझते हैं। नवारो स्पष्ट करते हैं कि ये लोग पहली नजर में बहुत ही मिलनसार, जिंदा दिल और ऊर्जावान लग सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ इनका यह व्यवहार दूसरों के लिए थकाऊ और मानसिक रूप से परेशान करने वाला बन जाता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हिस्ट्रियोनिक व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान उनका अत्यधिक नाटकीय व्यवहार और अपनी भावनाओं का बड़ा चढ़ाकर प्रदर्शन करना है। वे छोटी सी खुशी को ऐसे मनाएंगे जैसे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो और मामूली सी परेशानी पर ऐसे बिलखेंगे जैसे उन पर दुखों का पहाड़ टूट पद्धा हो। उनकी भावनाएं बहुत ही उथली होती हैं। वे एक पल में बहुत दुखी दिख सकते हैं और अगले ही पल पूरी तरह सामान्य हो जाते हैं। वे अक्सर अपने पहनावे, बातचीत के लहजे और शारीरिक हाव भाव का इस्तेमाल लोगों को रिझाने और केंद्र बिंदु बने रहने के लिए करते हैं। वे अक्सर बातचीत को घुमा फिराकर अपने ऊपर ले आते हैं और दूसरों की समस्याओं में भी अपनी कोई ना कोई कहानी जोड़ा देते हैं ताकि लाइमलाइट उन पर बनी रहे। जो नवारो चेतावनी देते हैं कि यह व्यक्तित्व इसलिए खतरनाक है क्योंकि अपनी अटेंशन की भूख मिटाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे अक्सर झूठी कहानियां गढ़ते हैं, अफवाहें फैलाते हैं या बेवजह के विवाद खड़े करते हैं ताकि लोग उनके बारे में बात करें। रिश्तों में वे बहुत जल्दी करीब आने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनमें गहराई और सच्ची प्रतिबद्धता की कमी होती है। वे आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लेंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें कहीं और से ज्यादा तवज्जो मिलने लगेगी, वे आपको बिना किसी झिझक के छोड़ देंगे। कार्य क्षेत्र में ऐसे लोग अपनी जिम्मेदारियों से ज्यादा दफ्तर की राजनीति और गपशप में समय बिताते हैं, जिससे काम का माहौल पूरी तरह बिगड़ जाता है। लेखक के अनुसार हिस्ट्रियोनिक व्यक्ति हेरफेर करने में भी माहिर होते हैं। वे अक्सर दूसरों की सहानुभूति बटोरने के लिए खुद को पीड़ित की तरह पेश करते हैं। वे संकट पैदा करने के उस्ताद होते हैं ताकि आप उनकी मदद के लिए दौड़ें और उनका महत्व बना रहे। उनके साथ रहने का मतलब है कि आप हमेशा एक ऐसी दर्शक दीर्घा में बैठे हैं जहां आपको उनकी हर छोटी बड़ी हरकत पर तालियां बजानी पद्धति हैं। यदि आप उन्हें वह ध्यान नहीं देते जो वे चाहते हैं, तो वे आक्रामक हो सकते हैं या आपको दोषी महसूस कराने के लिए नए नए पैंतरे अपना सकते हैं। उनकी यह जरूरत कभी खत्म नहीं होती, जिससे उनके आसपास के लोग भावनात्मक रूप से पूरी तरह खाली महसूस करने लगते हैं। अध्याय का संदेश साफ है, हिस्ट्रियोनिक व्यक्तित्व की चमक धमक से भ्रमित न हो। जो नवारो कहते हैं कि अपनी मानसिक शांति के लिए आपको उनके नाटकों का हिस्सा बनने से बचना होगा। उनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है उनके नाटकीय व्यवहार को बढ़ावा न देना और सख्त पेशेवर या व्यक्तिगत सीमाएं तय करना। आपको यह समझना होगा कि उनके लिए आप एक इंसान नहीं, बल्कि केवल उनकी प्रशंसा करने वाले एक दर्शक मात्र हैं। अपनी ऊर्जा को उनके अंतहीन ड्रामे में बर्बाद करने के बजाय अपनी सीमाओं की रक्षा करें और वास्तविकता की जमीन पर टिके रहें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जो व्यक्तित्व जरूरत से ज्यादा चमकता हुआ दिखे, उसके पीछे का खोखलापन पहचानना ही समझदारी है। चैप्टर 12, द बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसके साथ आपका रिश्ता किसी ऐसी नाव जैसा है जो पल भर में शांत लहरों पर तैरती है और अगले ही पल किसी भयंकर तूफान में फंस जाती है। जो नवारो अपनी किताब के 12वें अध्याय में हमें बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी यानी सीमावर्ती व्यक्तित्व से परिचित कराते हैं। इस व्यक्तित्व को समझना जितना चुनौतीपूर्ण है, उनके साथ रहना उतना ही थकाऊ और मानसिक रूप से खतरनाक हो सकता है। बॉर्डर लाइन शब्द का अर्थ ही यही है कि यह व्यक्ति भावनाओं के उस किनारे पर खड़ा होता है जहां से वह किसी भी वक्त संतुलन खो सकता है। नवारो स्पष्ट करते हैं कि इनकी सबसे बड़ी पहचान इनकी अत्यधिक भावनात्मक अस्थिरता और रिश्तों में आने वाला भारी उतार चढ़ाव है। उनके लिए दुनिया में कोई भी चीज सामान्य नहीं होती।
या तो सब कुछ अद्भुत है या फिर सब कुछ पूरी तरह तबाह हो चुका है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि एक बॉर्डरलाइन व्यक्ति के भीतर अकेले छोड़ दिए जाने का डर इतना गहरा होता है कि वह उनके हर फैसले को नियंत्रित करता है। यदि आप किसी दिन उन्हें फोन करने में थोड़ी देर कर दें या किसी योजना को रद्द कर दें, तो वे इसे केवल एक साधारण बात नहीं मानेंगे, बल्कि उन्हें लगेगा कि आप उन्हें हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। यह डर उन्हें अत्यधिक नियंत्रणकारी और कभी-कभी हिंसक बना देता है। वे आपको खुद से बांधे रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वह अत्यधिक प्यार जताना हो या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना। जो नवारो इसे इमोशनल ब्लैकमेल का एक अत्यंत तीव्र रूप मानते हैं। उनके रिश्तों में स्प्लिटिंग यानी सब कुछ या कुछ भी नहीं वाली सोच हावी रहती है। आज वे आपको अपना भगवान मान सकते हैं और कल जरा सी बात पर वे आपको दुनिया का सबसे बुरा इंसान घोषित कर सकते हैं। नवारो चेतावनी देते हैं कि बॉर्डरलाइन व्यक्तित्व के साथ रहने का अर्थ है हर वक्त अंडों के छिलकों पर चलना। आपको कभी नहीं पता होता कि आपकी कौन सी छोटी सी बात उनके भीतर गुस्से का ज्वालामुखी भड़का देगी। उनका गुस्सा अक्सर अचानक, तीव्र और तर्कहीन होता है। वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं और अक्सर अपनी तकलीफ का दोष दूसरों पर मरह देते हैं। वे आत्म विनाशकारी व्यवहार जैसे कि अत्यधिक खर्च करना, नशा करना या जोखिम भरे काम करने के आदी हो सकते हैं। उनके भीतर की पहचान या सेल्फ इमेज बहुत ही धुंधली और अस्थिर होती है, जिससे वे अक्सर खालीपन महसूस करते हैं और उस खालीपन को भरने के लिए दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं रखते हैं। लेखक के अनुसार यह व्यक्तित्व इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह आपके आत्मसम्मान और मानसिक शांति को पूरी तरह नष्ट कर सकता है। वे अपनी भावनात्मक जरूरतों के लिए आपको एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब वे संकट में होते हैं तो वे चाहते हैं कि आप अपनी पूरी जिंदगी छोड़कर उनके पास आ जाएं, लेकिन जैसे ही उन्हें थोड़ा बेहतर महसूस होता है, वे आपके प्रति संवेदनहीन हो सकते हैं। नवारो स्पष्ट करते हैं कि आप एक बॉर्डरलाइन व्यक्ति को अपने प्यार या देखभाल से ठीक नहीं कर सकते। यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक विकार है जिसके लिए पेशेवर चिकित्सा की आवश्यकता होती है। उनके साथ रहकर आप केवल खुद को भावनात्मक रूप से खाली और थका हुआ ही पाएंगे। अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आपको अपनी सुरक्षा और मानसिक सीमाओं को प्राथमिकता देनी होगी। जो नवारो कहते हैं कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो लगातार आपको भावनात्मक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, जिसके मूड का कोई भरोसा नहीं है और जो आपको अपनी धमकियों से नियंत्रित करता है, तो आपको तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। उनके द्वारा पैदा किए गए इमोरल ड्रामे की जिम्मेदारी लेना बंद करें। अपनी खुशियों की चाबी किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में न दें जो खुद को संभालने में असमर्थ है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सहानुभूति रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी के जहरीले व्यवहार की कीमत अपनी मानसिक शांति देकर चुकाना कतई बुद्धिमानी नहीं है। सजग रहें और अपनी सीमाओं को फौलाद की तरह सख्त रखें। चैप्टर 13 द एडिक्टिव पर्सनैलिटी। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो पहली नजर में बहुत ही सामान्य और भरोसेमंद लग सकता है, लेकिन उसके जीवन की डोर किसी ऐसी चीज के हाथ में है जिसके लिए वह आपको, आपके परिवार को और अपनी पूरी गरिमा को दांव पर लगा सकता है। जो नवारो अपनी किताब के 13वें अध्याय में द एडिक्टिव पर्सनैलिटी यानी व्यसनी व्यक्तित्व के बारे में विस्तार से बताते हैं। यहां एडिक्शन का मतलब सिर्फ शराब या नशीली दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जुआ, खरीदारी, पोर्नोग्राफी या यहां तक कि सत्ता और जोखिम की लत भी शामिल है। नवारो स्पष्ट करते हैं कि एक एडिक्टिव पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति समाज के लिए इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि उसकी प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल चुकी होती हैं। उनके लिए उनकी लत ही उनका भगवान है और उस लत को पूरा करने के लिए वे किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि एक व्यसनीय व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान उसकी चरम संवेदनहीनता और जिम्मेदारी से भागने की प्रवृत्ति है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज का आदी हो जाता है तो उसका मस्तिष्क केवल अगली खुराक या अगली जीत के बारे में सोचने लगता है। इस प्रक्रिया में वह अपने जीवन साथी, बच्चों और दोस्तों की जरूरतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। वे हेरफेर करने और झूठ बोलने में इतने माहिर हो जाते हैं कि वे आपको यह यकीन दिला देंगे कि वे सुधारना चाहते हैं, जबकि वे गुप्त रूप से अपनी लत को पाल रहे होते हैं। जो नवारो इन्हें ट्रस्ट इरोडर्स कहते हैं,
क्योंकि ये धीरे धीरे भरोसे की बुनियाद को पूरी तरह खोखला कर देते हैं। उनके वादे केवल वक्त काटने का एक जरिया होते हैं और उनके आंसू अक्सर केवल सहानुभूति बटोरने का एक नाटक। नवारो चेतावनी देते हैं कि एडिक्टिव पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति आर्थिक और शारीरिक रूप से बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अपनी लत को पूरा करने के लिए वे घर के गहने बेच सकते हैं, आपकी मेहनत की कमाई उड़ा सकते हैं या फिर आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। उनके भीतर आवेग नियंत्रण यानी इम्पल्स कंट्रोल की भारी कमी होती है। यदि उन्हें वह चीज न मिले जिसके वे आदी हैं, तो वे अचानक हिंसक या अत्यधिक आक्रामक हो सकते हैं। वे अक्सर अपनी समस्याओं का दोष दूसरों पर मढ़ते हैं। वे कहेंगे कि उन्होंने नशा इसलिए किया क्योंकि आप उन्हें परेशान करते हैं, या उन्होंने जुआ इसलिए खेला क्योंकि घर में तनाव था। ये दूसरों को दोषी महसूस कराने की एक शातिर चाल होती है ताकि वे अपने विनाशकारी व्यवहार को जारी रख सकें। लेखक के अनुसार ऐसे लोगों के साथ रहना एक ऐसी सुरंग में चलने जैसा है जिसका दूसरा सिरा कभी नहीं आता। आप चाहे उन्हें कितना भी प्यार दें, कितना भी पैसा दें या उनकी कितनी भी मदद करें, वह कभी भी काफी नहीं होगा। उनकी लत एक ऐसा गड्ढा है जिसे भरा नहीं जा सकता। जो नवारो स्पष्ट कहते हैं कि आप उन्हें बदल नहीं सकते। बहुत से लोग इस भ्रम में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं कि उनका प्यार और बलिदान उस व्यक्ति को सुधार देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि एक एडिक्टिव पर्सनैलिटी तब तक नहीं बदलती जब तक वह खुद इसके लिए पेशेवर मदद नहीं लेती और अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करती। इस अध्याय का सबसे जरूरी संदेश आत्मरक्षा है। नवारो कहते हैं कि अपनी संपत्ति, अपनी मानसिक शांति और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो लगातार झूठ बोलता है, जो अपनी लत के लिए आपकी खुशियों की बलि दे रहा है और जो सुधार के खोखले वादे करता है, तो आपको अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। उनकी लत का हिस्सा न बने और न ही उनके गलत कामों पर पर्दा डालें। एक व्यसनीय व्यक्ति के साथ रहकर आप केवल खुद को और अपने भविष्य को ही जोखिम में डालते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सहानुभूति रखना मानवीय है, लेकिन किसी के विनाशकारी व्यवहार का शिकार बन जाना समझदारी नहीं है। सजग रहें और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए कठोर निर्णय लेने से न डरें। चैप्टर 14, द एंटी सोशल पर्सनैलिटी। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो पहली नजर में बेहद आकर्षक, मिलनसार और बुद्धिमान लगता है। वह समाज के बीच एक बहुत ही सम्मानित नागरिक की तरह रह सकता है, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा हिस्सा गायब है जो हम सभी को इंसान बनाता है, उसका विवेक या अंतरात्मा। जो नवारो अपनी किताब के 14वें अध्याय में हमें एंटी सोशल पर्सनैलिटी यानी असामाजिक व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। यह शब्द किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है जो अकेला रहना पसंद करता है, बल्कि यह उस व्यक्ति के लिए है जो समाज के नियमों, नैतिकता और दूसरों के अधिकारों की रत्ती भर भी परवाह नहीं करता। इनके लिए सही और गलत की परिभाषा केवल इस बात पर टिकी होती है कि उन्हें क्या चाहिए और वे उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। नवारो स्पष्ट करते हैं कि असामाजिक व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान सहानुभूति और पछतावे की पूर्ण कमी है। वे झूठ बोलने में इतने माहिर होते हैं कि उन्हें आपकी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलते समय जरा भी हिचकिचाहट या घबराहट नहीं होती। उनके लिए दूसरे लोग भावनाओं वाले इंसान नहीं, बल्कि प्यादे या वस्तुएं हैं जिनका इस्तेमाल करके वे अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। वे अक्सर बहुत ही शातिर तरीके से हेरफेर करते हैं और जब वे किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उन्हें जरा भी बुरा महसूस नहीं होता। उल्टा उन्हें इस बात पर गर्व हो सकता है कि उन्होंने कितनी सफाई से किसी को बेवकूफ बनाया। उनके भीतर वह ग्लानि या पछतावा पैदा ही नहीं होता जो एक सामान्य इंसान को गलत काम करने से रोकती है। लेखक चेतावनी देते हैं कि ये लोग अक्सर कानून और सामाजिक मर्यादाओं को अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ते हैं। वे आदतन अपराधी हो सकते हैं या फिर बहुत ही उच्च पदों पर बैठे सफेद पोश ठग। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका वह मुखौटा है जिसे वे दुनिया के सामने पहनकर घूमते हैं। वे जानते हैं कि कब मुस्कुराना है, कब सहानुभूति का नाटक करना है और कब दूसरों का विश्वास जीतना है। वे आपकी जरूरतों और कमजोरियों को बहुत जल्दी भांप लेते हैं और फिर उन्हीं का इस्तेमाल आपको जाल में फंसाने के लिए करते हैं। उनके जीवन का इतिहास अक्सर धोखे, टूटे हुए रिश्तों और विवादों से भरा होता है, लेकिन वे हर बार एक नई कहानी और एक नए चेहरे के साथ सामने आते हैं। उनके साथ किसी भी तरह की वफादारी की उम्मीद करना एक बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि वे केवल खुद के प्रति वफादार होते हैं।
जो नवारो के अनुसार असामाजिक व्यक्तित्व को सुधारने या बदलने की कोशिश करना न केवल व्यर्थ है, बल्कि आपके लिए जोखिम भरा भी हो सकता है। चिकित्सा और प्यार उनके दिमाग के उस खाली हिस्से को नहीं भर सकते जहां संवेदनाएं और करुणा बसती हैं। उनके लिए भावनाएं केवल एक हथियार हैं जिसका वे दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। सुरक्षा का एकमात्र उपाय है उन्हें समय रहते पहचानना और अपनी मानसिक व शारीरिक सुरक्षा के लिए उनसे दूर हो जाना। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो लगातार नियमों का उल्लंघन करता है, जिसमें पछतावे का नामो निशान नहीं है और जो दूसरों के दर्द के प्रति संवेदनहीन है, तो समझ लीजिए कि आप एक खतरनाक व्यक्तित्व के प्रभाव में हैं। अपनी सीमाओं को पत्थर की लकीर की तरह अटूट रखें, क्योंकि एक असामाजिक व्यक्तित्व के लिए दूसरों की तबाही केवल उनके लक्ष्य को पाने का एक जरिया है। इस अध्याय में नवारो उन व्यवहारों के दस्तावेजीकरण पर भी जोर देते हैं जो संदिग्ध या हानिकारक हैं। यदि आप कार्य क्षेत्र में या किसी कानूनी स्थिति में हैं, तो उनके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का रिकॉर्ड रखना भविष्य में आपकी सुरक्षा के लिए एक मजबूत हथियार साबित हो सकता है। वे हमें आगाह करते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए ना कहना सीखें और अपनी शिष्टता को अपनी कमजोरी न बनने दें। खतरनाक लोग अक्सर आपकी सामाजिक मर्यादाओं और शिष्टाचार का फायदा उठाकर आपके करीब आते हैं। सुरक्षा का अर्थ केवल शारीरिक बचाव नहीं है, बल्कि अपनी मानसिक शांति और आत्मसम्मान की रक्षा करना भी है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो आपको भावनात्मक रूप से निचोड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि उस रिश्ते की कीमत आपके जीवन से बद्धी नहीं है। अध्याय का अंत एक शक्तिशाली संदेश के साथ होता है कि आपकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी केवल आपकी है। समाज या कानून अक्सर तब सक्रिय होते हैं जब कोई घटना घट जाती है, लेकिन जो नवारो द्वारा दिए गए ये टूल्स आपको घटना घटने से पहले ही सचेत करते हैं। आपको खुद को शिक्षित करना होगा ताकि आप नार्सिसिस्ट, प्रीडेटर या पैरानॉइड के शुरुआती संकेतों को पहचान सकें। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो इन अंधेरे व्यक्तित्वों के मुखौटों को उजागर कर देता है। अपनी खुशियों और अपने भविष्य की चाबी किसी और के हाथ में न दें, खासकर उनके हाथ में जिन्हें दूसरों की परवाह नहीं है। यह अध्याय हमें डरने के लिए नहीं, बल्कि सावधान और सशक्त होने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम एक निडर और सुरक्षित जीवन जी सकें। याद रखिए, एक शिकारी तभी तक सफल है जब तक उसका शिकार जागरूक नहीं है। चैप्टर 15, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम डेंजरस पर्सनैलिटीज। जो नवारो ने पिछले 14 अध्यायों में हमें उन चेहरों से रूबरू कराया जो समाज में शिकारी बनकर घूमते हैं, लेकिन इस 15वें अध्याय में वे हमें वह ढाल देते हैं जिससे हम खुद को इन खतरनाक व्यक्तित्वों से सुरक्षित रख सकते हैं। इस अध्याय का सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण सबक यह है कि आप इन लोगों को बदल नहीं सकते। सुरक्षा की दिशा में पहला कदम यह स्वीकार करना है कि इन लोगों की मानसिक बनावट और व्यवहार आपके प्यार, सहानुभूति या तर्क से सुधरने वाला नहीं है। जब आप ये मान लेते हैं कि समस्या आप में नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व के मूल ढांचे में है, तब आप खुद को दोषी मानना बंद करते हैं और अपनी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। जो नवारो कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी जागरूकता और आपकी सहज बुद्धि है। यदि आपको किसी व्यक्ति के साथ रहते हुए डर, तनाव या बेचैनी महसूस होती है, तो उस संकेत को कभी नजरअंदाज न करें। आपकी अंतरात्मा की आवाज अक्सर तथ्यों से पहले खतरे को भांप लेती है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि खतरनाक व्यक्तित्वों से बचने के लिए सख्त सीमाएं तय करना अनिवार्य है। ये लोग अक्सर उन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जो अपनी सीमाओं को लेकर लचीले होते हैं या जो बहुत ज्यादा दयालु होते हैं। आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, अपने संसाधन और अपनी भावनाओं तक उनकी पहुंच को सीमित करना होगा। यदि कोई आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है, तो उसे विनम्रता से नहीं, बल्कि दृढ़ता से रोकें। नवारो यहां यह भी समझाते हैं कि इन लोगों के साथ बहस करना या उन्हें उनकी गलती का एहसास कराने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि वे कभी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बजाय आपको अपनी ऊर्जा अपनी सुरक्षा की योजना बनाने में लगानी चाहिए। यदि संभव हो तो ऐसे लोगों से अपना नाता पूरी तरह तोड़ लेना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। नो कॉन्टैक्ट यानी पूर्ण संपर्क विच्छेद ही वह तरीका है जो आपको उनके जहरीले प्रभाव से पूरी तरह बाहर निकाल सकता है।